नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो CBC यानी कैस्पियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जो अजरबैजान का एक वेल नोन प्राइवेट टीवी नेटवर्क है और स्टेट ऑयल कंपनी ऑफ अजरबैजान रिपब्लिक के अंडर आता है, उसने अपने रिसेंट डिफेंस सेगमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट की। उन्होंने रसिया के Su-57E स्टील्थ फाइटर जेट और चाइना के J-35A स्टील्थ जेट के बीच डायरेक्ट कंपैरिजन किया और खुलकर कहा कि Su-57E टेक्नोलॉजी, इंजन परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के मामले में चाइनीज़ J-35A से काफ़ी आगे है। CBC की डिटेल्ड एनालिसिस के मुताबिक रसिया ने इंडिया को लगभग 114 Su-57E फाइटर जेट का ऑफर किया है, जिसमें एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और लोकल असेंबली का भी पैकेज शामिल है। अगर इंडिया इस डील को एक्सेप्ट करता है तो इससे उसके एयरफोर्स को एक ऐसा एडवांस प्लेटफॉर्म मिल सकता है जो चाइना के स्टील्थ जेट्स का इफेक्टिव काउंटर बन सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान J-35A लेने की कोशिश में है, जो चाइनीज़ FC-31 फाइटर जेट का अपग्रेडेड कैरियर कैपेबल वर्जन है। पाकिस्तान के लिए इनिशियल ऑर्डर 40 जेट्स का हो सकता है, जो 2026 के आसपास डिलीवर किए जा सकते हैं। इस पूरे कंपैरिजन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इंजन टेक्नोलॉजी है। CBC ने इस बात पर जोर दिया कि चाइना के पास अभी भी एक मैच्योर 5th जनरेशन इंजन नहीं है। J-35A WH-30 या WH-21 इंजन पर डिपेंड करता है, जो पुरानी रशियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इन इंजन्स में थ्रस्ट टू वेट रेशियो तो ठीक है, लेकिन उनका सबसे बड़ा इशू रिलायबिलिटी है। इनमें ज़्यादा हीट करने की प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंट फेलियर्स और लिमिटेड सुपर क्रूज कैपेबिलिटी काफ़ी कॉमन है। इस वजह से एयरक्राफ्ट का ऑपरेशनल रेडीनेस कम हो सकता है और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकती है। दूसरी तरफ Su-57E AL-41F1 टर्बोफैन इंजन यूज करता है, जो ऑल दो फुली 5th जनरेशन इंजन नहीं है, लेकिन फिर भी ये चाइनीज़ इंजन से काफ़ी सुपीरियर है। AL-41F1 147 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट देता है और थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ एयरक्राफ्ट को ज़्यादा मनोवरेबल बनाता है। इस इंजन का मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल 1000 घंटे से ज़्यादा है, जबकि WH-13 का मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल 500 घंटों से कम माना जाता है। मतलब Su-57E को कम मेंटेनेंस चाहिए, ज़्यादा सॉल्टीज़ हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म कॉस्ट भी कम आएगी। इंजन के अलावा रडार और स्टील्थ परफॉर्मेंस में भी Su-57E को क्लियर एज माना जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट 0.1 स्क्वायर मीटर से कम रडार क्रॉस सेक्शन रखता है। इब्रिस EAS रडार से 400 किलोमीटर तक टारगेट डिटेक्ट कर सकता है और हाइपरसोनिक इंजन मिसाइल इंटीग्रेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये सब चीज़ें उसे हाई अल्टीट्यूड एयर कॉम्बैट में डेंजरस बना देती हैं। चाइना का J-35A डिज़ाइन में एडवांस है, उसमें इंटरनल वेपन बे हैं, सेंसर फ्यूजन सिस्टम भी अच्छा है, लेकिन सस्टेंड हाई अल्टीट्यूड परफॉर्मेंस और इंजन पावर में अभी भी कमी है। ये कमी पाकिस्तान के लिए ऑपरेशनल लिमिटेशन क्रिएट कर सकती हैं। और ऐसा सब कुछ कहना है अजरबैजान की प्राइवेट कंपनी CBC का। तो इंडिया के लिए ये पूरा सिनारियो एक बड़े डिसीजन का सिग्नल है। इंडिजिनस AMC प्रोग्राम अभी 2035 तक ऑपरेशन होने की उम्मीद है, लेकिन Su-57E का ऑफर इंडिया को तुरंत 5th जनरेशन कैपेबिलिटी दे सकता है। अगली खबर की बात करें तो अभी अस्त्र MK1 में जो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड सीकर यूज हो रहे हैं, उन्होंने प्रूवन परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी दिखाई है, लेकिन गैलियम नाइट्राइड का बेनिफिट फंडामेंटली सीकर के पावर, बैंडविड्थ और थर्मल मार्जिन्स को बढ़ा देता है। गैलियम नाइट्राइड से सीकर ज़्यादा पावर हैंडल कर सकता है बिना एक्सेसिव हीटिंग के, जिसका मतलब हायर रडार एमिशन, ज़्यादा डिटेक्शन रेंज और अर्लियर टारगेट एक्विजिशन, जो BVR इंगेजमेंट में गेम चेंजिंग होता है। इसका दूसरा मेजर फ़ायदा बेटर सिग्नल टू नॉइस रेशियो है, जिससे डिफ़िकल्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में लॉक मेंटेन करना और लो ऑब्जर्वेबल टारगेट को पियर्स करना आसान हो जाता है। गैलियम नाइट्राइड की वाइडर बैंडविड्थ और इम्प्रूव्ड ECCM रेजिलियंस मिसाइल को सोफिस्टिकेटेड जैमिंग के अगेंस्ट ज़्यादा रोबस्ट बनाती है और थर्मल स्टेबिलिटी से रिलायबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। मेंटेनेंस साइकिल लंबी होगी और ऑपरेशनल एनवेलप ब्रॉडन होगा। ये ट्रांजिशन अस्त्र MK2, MK3 जैसे एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट है, जहां मिसाइल को अपने फुल काइनेटिक रेंज पर टारगेट को प्रोसिक्यूट करना होता है। जहां तक टाइमलाइन का सवाल है, पब्लिक डिस्क्लोजर में कोई फिक्स डेट नहीं दी गई है, लेकिन ये क्लियर है कि इंटीग्रेशन प्रोग्रेसिव होगा।
पहले एडवांस वेरिएंट में, फिर फ्लीट वाइड रोल आउट। अगर गैलियम नाइट्राइड सीकर सक्सेसफुली मैच्योर हो जाए तो अस्त्र फैमिली AIM-120 मीटियोर या PL-15 जैसे BB-RAM के कम्पिटिटिव सेट में कंफर्टेबली एंटर कर सकती है, रेंज, सीकर परफॉर्मेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिलियंस की बेसिस पर। अगली खबर की बात करें तो इजराइल की डिफेंस कंपनी राफेल डिफेंस ने इंडिया को एक पावरफुल ऑफर दिया है। उन्होंने अपना स्काई स्टिंग एयर टू एयर मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के तेजस MQ-1A फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने का प्रपोजल दिया है। ये मिसाइल 250 किलोमीटर तक दूर के टारगेट को मार सकती है, जो चाइना के PL-15 मिसाइल का डायरेक्ट जवाब माना जा रहा है। स्काई स्टिंग मिसाइल को तेजस MQ-1A के ELM-2052 एस रडार और इंडिजिनस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के साथ इजीली फिट किया जा सकता है। कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल्स के बाद ये मिसाइल 18 महीने के अंदर ऑपरेशनल हो सकती है। राफेल इस मिसाइल को SU-30 MKI जेट पर भी लगाने का प्लान दे रहा है, जिसमें 2026 तक 200 से 300 मिसाइल का इनिशियल बैच डिलीवर हो सकता है। ये मिसाइल काफ़ी एडवांस फीचर के साथ आती है। 3 पल्स रॉकेट मोटर, RF सीकर, जैमिंग रेजिस्टेंट सिस्टम और 100 किलोमीटर से ज़्यादा का नो एस्केप जोन। ये यूरोप के मीटियोर मिसाइल के बराबर मानी जाती है। इसका स्टिंग के आने से तेजस जेट की बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइटिंग पावर बढ़ेगी। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो JSW डिफेंस और US कंपनी सील्ड AI का $90 मिलियन का जॉइंट वेंचर अब नेक्स्ट फेज में एंटर कर रहा है। दोनों मिलकर V-BAT ड्रोन को इंडियन टेक्नोलॉजी और एडवांस AI के साथ अपग्रेड कर रहे हैं, जिससे बैटलफील्ड में एनिमी को डिटेक्ट और स्ट्राइक करने का टाइम बहुत कम हो जाएगा। V-BAT एक 145 kg का VTOL ड्रोन है जो 5 घंटे तक उड़ सकता है और 100 किलोमीटर तक काम करता है। पहले इस प्रोजेक्ट का फोकस लोकल मैन्युफैक्चरिंग था, लेकिन अब DRDO के AI, BEL के सेंसर और HAL के डेटा लिंक को हाइव माइंड सॉफ्टवेयर के साथ जोड़कर ड्रोन को और स्मार्ट बनाया जा रहा है। इस इंटीग्रेशन के बाद टारगेट डिटेक्ट करने का टाइम 5 मिनट से सिर्फ 30 सेकंड तक हो सकता है। ड्रोन स्वार्म में काम कर सकते हैं और ऑटो स्ट्राइक कर सकते हैं और GPS न होने पर भी काम करते रहेंगे। इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए जा रहे ये ड्रोन्स बॉर्डर टेंशन के टाइम रिस्पॉन्स टाइम को 10 से 15 मिनट से घटाकर 2 मिनट तक ला सकते हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट से 60% पार्ट इंडिया में ही बनेंगे, जिससे फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी हो सकता है। ये V-BAT अपग्रेड इंडिया की डिफेंस स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों को काफ़ी बढ़ा देगा। तो अब क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।